हिंदी व्याकरण, ठीक है, ये स्पेशल फॉर बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस और एसआई, समझ रहे हैं। हिंदी व्याकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार के एग्ज़ाम में, बिहार एसआई और बिहार पुलिस, और ख़ास करके बिहार पुलिस, खास करके बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है हिंदी व्याकरण, ठीक है। चलेगा, डेली चलेगा। अभी सुबह वाला जो बैच रहेगा ना, देखिए बता देते हैं, सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान से। 6:30 से आप लोग एकदम कल पहुंच जाइएगा, समझे, 6:30 से 7:30 तक। क्या लगाना है? सेट, ठीक है। आंसर बताने में लग जाएगा 30 मिनट। जो भी 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक हिंदी चलेगा। अभी क्या चलेगा? हिंदी, ठीक है। 9:10, 9:10, सुनो ना जी, 9:10 से चलेगा आपका 10:10 तक। क्या चल रहा है? वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी मिडेवल हिस्ट्री, मिडेवल चल रहा है ना, मिडेवल हिस्ट्री। अब सुनिए, ये वाला टाइम में क्या होगा ना कि एक दिन हिंदी पढ़ा देंगे, ठीक है, और एक दिन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा देंगे। एक दिन हिंदी और एक दिन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा देंगे, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से चलेगा। ये स्पेशल पर बिहार पुलिस के लिए 8 बजे से 9 बजे वाला बीच जो रहेगा ना, बिहार पुलिस, और ये थोड़ा डिटेल में जाएगा कि एसआई में भी काम दे, समझ रहे हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण, सबसे पहला चीज़ जाने कि हिंदी का लिपि क्यों क्या कहते हैं, बताइए। हिंदी की लिपि को देवनागरी, बोलना है साथ में, समझ गए, ताकि याद हो जाए, बोलते बोलते याद हो जाता है। हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं। हिंदी की लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं। देवनागरी कहते हैं, देवनागरी कहते हैं। अब देवनागरी तो कहते हैं, यानी हिंदी भाषा जो हम लोग बोलते हैं, जो लिखते हैं देवनागरी में लिखते हैं। तो और भी कई भाषाएं हैं जो देवनागरी में लिखी जाती है। जैसे में कोई बता सकते हैं वो कौन कौन भाषा है? ये आड़ी बाड़ी में सिखावल ज़्यादा पढ़ेला, समझे, आंगनबाड़ी में जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उसमें सिखाया जाता है कि हिंदी के अलावा और कई भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो एक तो हिंदी हो गया, एक क्या हो गया? हिंदी हो गया आपका, एक हिंदी हो गया, और एक आपका नेपाली हो गया। क्या हो गया? नेपाली, बोलिए, नेपाली हो गया। दूसरा घपिया रहा है, दूसरा आपका हो गया मराठी, तीसरा मराठी, और एक हो गया संस्कृत। संस्कृत भी आपका क्या चीज में लिखाता है? देवनागरी। यानी क्वेश्चन आ गया बिहार पुलिस में कि नेपाली की लिपि क्या है, तो क्या बोलिएगा? मराठी की लिपि क्या है, तो क्या बोलिएगा? संस्कृत की लिपि क्या है, तो क्या बोलिएगा? और हिंदी की लिपि क्या है, तो क्या बोलिएगा? देवनागरी। एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ भी है 2010 में, 2010 के बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और नेपाली पूछ देगा तो दिमाग काम करेगा कि नेपाली देवनागरी में लिखाता होगा, है, करेगा दिमाग काम, सवाल वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा बताइएगा कि अंग्रेजी में जो लिखते हैं इसको क्या चीज में लिखते हैं? रोमन में लिखते हैं। क्या चीज में लिखते हैं? रोमन में लिखते हैं। उर्दू जो लिखते हैं इसको क्या चीज में लिखते हैं? फारसी में लिखते हैं। क्या चीज में लिखते हैं? फारसी में लिखते हैं। क्या चीज में लिखते हैं? फारसी। और पंजाबी जो लिखते हैं इसको किस लिपि में लिखते हैं? गुरुमुखी लिपि। किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। किस लिपि में लिखते हैं? अच्छा एक बात बताइएगा कि अशोक के समय, किसके समय? अशोक के समय 4 भाषा यूज होता था। कितना भाषा? 4 भाषा यूज होता था। कोई बता सकते हैं कौन कौन भाषा था? 4 को भाषा का प्रयोग होता था। 4 को भाषा कोई कौन कौन तो बता सकते हैं? एक था ग्रीक भाषा। कौन भाषा? ग्रीक भाषा। एक था अरमाई। क्या था? अरमाई। एक था खरोष्टी। क्या था? खरोष्टी। क्या था? खरोष्टी। क्या था? खरोष्टी। एक था ब्राह्मणी। एक था क्या? ब्राह्मणी। और सर्वाधिक जो यूज हुआ है, सर्वाधिक जो यूज हुआ है जिस भाषा को, उस भाषा को क्या नाम? ब्राह्मणी। लेकिन समझिएगा ध्यान से, ये सब तो था, अशोक के राज्य में चलता था। अशोक के राज्य में ग्रीक था, अरमाइक था, खरोष्टी था, ब्राह्मणी था और ब्राह्मणी था। ये सब भाषाएं था, 4 भाषाएं था। लेकिन इसकी जो लिपि थी प्राकृतिक थी। क्या थी? प्राकृतिक। यानी पूछ दिया ना कि जो अशोक की भाषा थी किस लिपि में लिखाती थी, तो किस लिपि में लिखाती थी? प्राकृतिक में। लेकिन जो यूज होता था, कितने भाषाएं थे? 4, ग्रीक, अरमाई, खरोष्टी और ब्राह्मणी। और सर्वाधिक कौन भाषा यूज होता था? ब्राह्मणी यूज होता था। सर्वाधिक कौन होता था? ब्राह्मणी होता। सर्वाधिक कौन होता था? अच्छा बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का भाषा कैसा था?
हट। सिंधु घाटी सभ्यता का भाव चित्रात्मक था, कैसा था? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? भाव। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक समझते हैं, यानी चित्र बनाया हुआ रहता था, उसी से हम लोग क्या करना पड़ता था? समझना पड़ता था। और आज ही तक समझ ही नहीं पाए कुछ बनल है कि नहीं? तो भाव चित्रात्मक था। कैसा था? भाव चित्रात्मक था। कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक था। ठीक है ना। अगर बात करें हिंदी, हिंदी को किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में लिखते हैं। और किधर से किधर लिखते हैं? दायां से बायां, दायां से बायां। बेसिक जान रहे हैं, जो आड़ी बाड़ी में पढ़ चुके हैं, आज भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो दायां से बायां, दायां से बायां लिखते, दायां से बायां लिखते। लेकिन पूछेगा, अब हिंदी में जो शुरुआत होता है, पहला टॉपिक आप लोग का, वो होता है वर्णमाला। कौन सी माला? वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णमाला यानी वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला। कितना से भी पूछेंगे तो अलबला जाए कि वर्णमाला कुछ ही होता है। याद था वर्णमाला किसको कहते हैं? आपको याद है सलोनी? भूल गए? बताइए, आपको याद है जी? बताइए तो वर्णमाला को कितने भाग में बांटते हैं? बताइए बताइए। कुल वर्णमाला क्या है? कितना है? कुल वर्ण की संख्या बताइए तो। कुल वर्ण कितना है? कुल वर्ण कितना है? 52। 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 कुल वर्ण कितना है? 52 है। कितना है? 52। जिसको कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन। बात करें स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? तो 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। वही व्यंजन वर्ण की संख्या, अरे घटा दो ना रे, इतना में से इतना कितना आ जाएगा? 41। कितना आ जाएगा? 41। 52 में से 11 घटाओ, जितना है क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजन। सीधा यही प्रश्न पूछ जाएगा था, अलबुल बन के चलाना। ठीक है, पूछ देगा व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? अब सोचते रहना 41 होता है कि 42 होता है, और उसमें दे देगा 12-13। यही हमारी यही होता है, 12-13 होता होगा। कितना होता है? 41। स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण, कुल वर्ण, कुल वर्ण। अच्छा, पूछ देगा कि वर्णमाला की इकाई क्या होता है? वर्णमाला की इकाई, वर्णमाला की इकाई यूनिट क्या होता है? तो वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। वर्णमाला की इकाई क्या होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, वर्णमाला की इकाई क्या होता है? क्या बोलिएगा? वर्ण होता है। वर्णमाला की इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। वर्णमाला की इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है ना, वर्ण होता है। अब देखिए स्वर्ण वर्ण कितना बताएं? 11 बताएं। अब इसको भी 2 पार्ट में बांट के पढ़ते। इसको भी कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। इसको भी कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। एक होता है हर्षई। क्या होता है? हर्षई। और एक होता है दीर्घई। दीर्घई होता है। एक हर्षई होता है। क्या होता है? दीर्घई होता है। हर्षई में कौन कौन आता है? हर्षई में कौन कौन आता है बताइएगा? अ आता है, ई आता है, और क्या आता है? उ आता है, उ आता है, और री आता है। क्या आता है? री। तो हर्षई में कौन कौन आता है? अ आता है, ई आता है, उ आता है, और री आता है। हर्षई में कौन है? बड़की ना होता है, छोटी है ना। ठीक तो है। अच्छा, ये बड़ी हो गई। ठीक है, तो आ आता है, ई आता, उ आता और री आता है। और दीर्घई में कौन कौन आता है? तो आ आता है। कौन आता है? आ आता है। सिंपल ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घई मात्रा वाला दीर्घई है? कौन दीर्घई है? कौन हर्षई है? ये भी पूछ सकता है। तो कौन आता है? आ आता है। कौन आता है? आ आता है। फिर ई आता है, फिर बड़ी ऊ, फिर बोलो बोलो ए, ओ, है ना, ओ, और इतना आता है। और अन नहीं आता है। तो दीर्घई में कौन कौन आता है? आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है ना। हर्षई में अ, ई, उ, री। ठीक है ना। जब व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण में टोटल कितना होता है? 41 होता है। व्यंजन में टोटल कितना होता है? 41 होता है। कौन कौन होता है? तो समझिए, सबसे पहला व्यंजन होता है स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 27। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना? 27। फिर होता है अंतस व्यंजन। कौन व्यंजन? अंतस व्यंजन। कौन व्यंजन? अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन की संख्या 4। अंतस व्यंजन की संख्या 4। फिर होता है उष्ण व्यंजन को उष्ण वर्ण। कौन वर्ण? उष्ण वर्ण, या वर्ण व्यंजन बोलिए, वर्ण बोलिए, बात है कि उष्ण वर्ण। उष्ण मतलब समझते? उष्ण मतलब उष्मा। जैसे मुंह से बोलिए ना तो उष्मा निकलेगा, गरम गरम धा निकलेगा, गरम गरम
धा निकले। जैसे ऊष्म वर्ण कौन कौन होता है, तो 4 होता है। जैसे स बोली तलब्बी स तो करिए तो मुंह से धा निकल रहा, ऊष्मा निकल रहा है ना। स तलब्बी सा हो गया, मूर्धनी सा हो गया, दंडी सा हो गया, है ना, दंडी सा हो गया, हा हो गया, सब किसमें आएगा, ऊष्म व्यंजन। मुंह से बोलने पे क्या निकलता है, भाप निकलता है, भाप निकलता है ना। मुंह से बोल के देखिएगा सा, दंडी सा, मूर्धनी सा, हा, ये सब मुंह से बोलिएगा तो ऊष्म व्यंजन। कितने संख्या कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। इसके बाद संयुक्त वर्ण क्या होता है, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण मतलब समझते हैं ना, संयुक्त वर्ण मतलब, संयुक्त वर्ण नहीं समझते हैं, मतलब कि 2 वर्ण को मिल के ही बना होगा तो उसको क्या कह रहे हैं, संयुक्त वर्ण कह रहे हैं। इसकी भी संख्या कितना, 4। इसकी भी संख्या कितना, 7। इसकी भी संख्या कितना, 4। इसकी भी संख्या कितना, 4 होता है। अब आते हैं स्पर्श व्यंजन, क्या होता है, 27 गो होता है। कैसे होता है 27 गो, तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कि मरकरवा हो, लो लो, देखिए स्पर्श व्यंजन को जानते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन को, स्पर्श व्यंजन कैसे, यहाँ पे लिखे ऊपरे, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। का वर्ग के, कौन वर्ग के, का वर्ग के। तो क ख ग में कौन कौन आता बताइए, क ख ग घ ड़ के गो, 5 गो। उसके बाद च वर्ग के गो, 5 गो। उसके बाद ट वर्ग, कौन वर्ग, ट वर्ग के गो। उसके बाद त वर्ग के गो, 5 गो। उसके बाद प वर्ग के गो, 5 गो। उसके बाद या वर्ग ना, हाँ, द्विगण व्यंजन, ठीक है ना, जिसको वह वर्ग कहते हैं। कौन वर्ग कहते हैं, वह वर्ग कहते हैं। कौन वर्ग कहते हैं, ये भी 5 गो होता है। क्या होता है, 5 गो होता है। अब बच जाता है ना 2 गो, अड़ा या, वो सब अलगे से हो जाता है, वो सब अलगे से हो जाता है, ठीक है ना। खैर आइए अब आते हैं संयुक्त वर्ण। कौन वर्ण, संयुक्त वर्ण। कौन वर्ण समझते हैं, संयुक्त वर्ण। याद रखिएगा संयुक्त वर्ण में कौन कौन आता है, कैसे याद रखना है। छ आता है, त्र आता है ना, त्र आता है, री आता है, क्या आता है, री आता है, और क्या आता है, स्र आता है। स्र कैसे लिखाता है, जैसे लिखाता है ना, ऐसे स्र, ठीक है, हमको इसी लिखा आता है। अब इसको याद, हम क्या बोले, संयुक्त वर्ण क्या है, संयुक्त यानी 2 अक्षर के मिल के बना होगा, 2 अक्षर के मिल के बना होगा। किसको किसको मिल के बना हो, तो याद कैसे रखिए। जैसे छ वाले को कैसे याद रखना है, छ वाले को कैसे याद रखना है, KSH कैसे याद रखना है, के इंग्लिश में इसी लिखते हैं ना, है ना। त्रा को कैसे लिखते हैं, TR, त्रा को कैसे लिखते हैं, TR, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इसको ज्ञा कहते हैं, ज्ञा, क्या होता है, ज्ञा। तो ज्ञा, ज्ञा के लिखिए JN, JY, ठीक है, JYN, ठीक है। अब आइए इसके बाद है श्री, श्रा वाला, क्या, श्रा, SHR, ठीक है ना, श्रा। अब देखिए कैसे संयुक्त, कैसे याद रखने के लिए बता रहे हैं। KSH से क्या बन रहा है, छ बन रहा है। K से क्या होता है, क, K से क्या होता है, क, और क के ऐसे कर दीजिए, इसको कहते हैं आधा क, क्या कहेंगे, आधा क, ठीक है ना, आधा क। और एस से कुछ होता है, डंटी सा वाला स, डंटी सा वाला। तो ये दोनों के मिलकर क्या बन रहा है, छ। तो याद रखिए KSH, के एस से क्या बन रहा है, छ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना जी, हिंदी है, हिंदी आड़ी बाड़ी वाली हिंदी, ठीक है ना। तो KS से क्या बन रहा है, छ बन रहा। और 2 हम क्या बोले, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है छ, त्र, ज्ञ और श्री वाला स्र आता है ना। तो छ जो है 2 वर्ण से कौन कौन से मिलकर बन रहा है, क और स। अब ये त्र वाला, तो टी से क्या होता है, ता होता है, वार से क्या होता है, र, और र नीचे ले कर दीजिए। इसको ई लग गया तो इसका आधा ता हो गया, क्या हो गया, आधा। अरे किसी का टंगड़ी से घींच दी तो 2 भाग में बढ़ जाता है ना। तो इसका भी टंगड़ी घींच दीजिए तो 2 भाग में बढ़ गया, नहीं, आधा ता हो गया, आधा र हो गया, आधा ता हो गया, आधा र हो गया। यानी त्र जो बना हुआ किस से मिलकर बना हुआ है, ताव, र से ताव, र से, उसी के बाद है ज्ञा। तो ज्ञा है तो ज से मिलकर बना, ज से क्या होता है, ज से क्या होता है, ज, और या से या, या से या, है ना। तो इससे मिलके बना हुआ है कौन, ज्ञा। अब है श्री, क्या है, श्री यानी श्रा, SHR। तो एस से क्या होता है, स होगा, और आर से क्या होगा, र, है ना, हलंत इसको कहते हैं ना, है ना। तो यानी श्रा जो बन के मिल के बना हुआ स और र से, छ जो मिल के बना हुआ है क और छ से, त्र जो मिल के बना हुआ ता और र से यानी TR, ज्ञा जो मिल के बना हुआ है GYN से यानी जे से हो गया ज, और YN से हो गया इया, है ना।
और त्र से बन के मिल गया स और र। तो ऐसा क्वेश्चन एक आध को मिला है सेट में? मिला है। तो ई हुआ कुछ, तो बताइए क वर्ग में कितना? 4 वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में, फ वर्ग में 5। व्यंजन वर्ग कितना? स्वर्ण वर्ण कितना? स्वर्ण वर्ण को कितना भाग में बांटे? 2। हर्षई और दीर्घई। हर्षई में कौन कौन आता है? आ ई उ री। और दीर्घई में कौन आता है? आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है ना। संयुक्त वर्ण में कौन कौन आता है? छ त्र ज्ञ स्र। छ त्र ज्ञ। संयुक्त वर्ण का मतलब 2 शब्दों के मिलके बना हुआ रहता है। उसी को क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतस्य व्यंजन में कौन आता है? तो य आता है, र आता है, ल आता है, य र ल व, य र ल व, य र ल व। और स्पर्श व्यंजन तो 27 को बताए दिए, जोड़ लीजिए हो जाएगा 27 को। ठीक है। और उसमें व्यंजन में क्या चीज बोल रहा? ट वर्ग में होता है 2 हाँ, तो वही तो यहाँ पे लिखे थे यार। हाँ, भा वर्ग नहीं होगा। ठीक, अब ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसमें या र ला व, या र ला व। क्लियर है? अब क्लियर है ना? इतना तक कुछ समझने में दिक्कत तो बताइएगा। हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी में और कौन कौन भाषा है? हिंदी, नेपाली, मराठी, संस्कृत। ठीक है ना। अंग्रेजी वाले को क्या कहते हैं? उर्दू वाले को फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी। अशोक की भाषा कैसी थी? अशोक की लिपि क्या थी? प्राकृत। अशोक की लिपि क्या थी? लेकिन उसके दरबार में कौन भाषा का सबसे ज़्यादा? ब्राह्मणी भाषा का ज़्यादा यूज होता था। ठीक है ना। वर्ण को समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। वर्णमाला की इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। वर्णमाला की इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है ना। अब देखिए वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के प्रकार वायु के मात्रा पे देखते हैं। किसके आधार पे देखते हैं? वायु के आधार पे। तो एक होता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और एक होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। कोई कोई शब्द बोलने में बहुत जोड़ लगाना पड़ता है और कोई कोई शब्द बोलने में जोड़ लगाना नहीं पड़ता। तो अल्प प्राण में कौन कौन आएगा, महाप्राण में कौन कौन आएगा, उसको देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसको रेज करें। हिंदी पढ़ा रहे हैं हम लोग ना, सोचो तो नहीं क्या जिंदगी है। बिहार पुलिस ला हमको कोची कोची पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। हम नहीं आज तक हिंदी पढ़े थे, पढ़ ले रहे हैं यही बहाने। ठीक है ना। समझ में आ रहा है सलोनी? है कोई दिक्कत? पढ़े हैं ना पहले जी? हाँ, नहीं पढ़े होंगे तो बिहार सरकार आपको पैसों नहीं देगा 50,000। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। ठीक है ना। तो वर्ण के प्रकार। ठीक है ना। जिसको बोलने में कम शक्ति लगे उसको कहते हैं अल्प वर्ण। कौन वर्ण? अल्प वर्ण। कौन वर्ण कहते हैं? अल्प वर्ण कहते हैं। जिसको बोलने में कम शक्ति लगे उसको कौन वर्ण कहते हैं? अल्प वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण कहते हैं? अल्प वर्ण। जिसको बोलने में ज्यादा शक्ति लगे उसको कहते हैं महाप्राण। कौन? मतलब अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? तो बस सिंपल सा इसको में याद रखिए। पहला तीसरा। ठीक है। और पांचवा। पहला तीसरा और पांचवा। महाप्राण में याद रखिए दूसरा चौथा। दूसरा चौथा। यहाँ लिखिए क, यहाँ लिखिए क, यहाँ लिखिए ख, यहाँ लिखिए ख, यहाँ लिखिए ग, यहाँ लिखिए घ, यहाँ लिखिए अंग। अड़ा ना जी, है ना? अड़ा। यहाँ लिखिए अड़ा। अड़ा ना होगा क ख ग घ। समझ में आ रहा है? अल्प प्राण उसको कहेंगे जिसको में बोले में कम शक्ति लगा। महाप्राण उसको जिसको में बोले में जोड़ लगे। जैसे ख घिंचाता है, क तुरंत बोला जाता है ना? तो समझिएगा। तो पहिलका में क, दूसरका में ख, तीसरा में ग, चौथा में, पांचवा में। इसी तरीके से च में आइए। पहला में, दूसरका में, तीसरका में, चौथा में है झ, इसलिए खाता है ना। इसको में यहाँ। फिर बताइए ट, फिर यहाँ ठ, ड, यही ना। फिर ढ, फिर
तरगीना किस लिखा था इसे? ठीक है, उसके बाद त, थ, द, ध, उसके बाद न, उसके बाद प, फ, हाँ ब, भ। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछेगा कि अल्प प्राण में कौन कौन आता है, तो सिंपल सा पहला तीसरा पचमा, पहला तीसरा एक छोड़ना एक लिखना, एक छोड़ना एक लिखना, यानी क के बाद ख, ख के बाद ग के बाद, यानी ग किस में आएगा? महाप्राण में। अड़ा किस में आएगा? अल्प प्राण में। न किस में आएगा? अल्प प्राण में। ई ना याद रखना, खाली याद रखना कि कौन किस में। सिंपल यही प्रश्न पूछ देगा कि अड़ा किस प्राण का है। इसको कहते हैं वायु प्राण। क्या कहते हैं? यानी मुंह से बोलते हैं तो ताकत लगता है, इसको कहते हैं वायु प्राण। ठीक है ना? वर्ण के प्रकार किसके आधार पे? वायु के आधार पे। किसके आधार पे? वायु के आधार पे। तो समझ में आया? तो अल्प प्राण में पहला छोड़, दूसरा, तीसरा छोड़, चौथा, पांचवा ऊपर रखना अल्प प्राण में। ठीक है? क वाले के बाद ख, ख के बाद ग के बाद, उसके बाद च के बाद, छ के बाद, ज के बाद, उसके बाद। क्लियर है? यहाँ तक समझे में कोई दिक्कत? बोलो, है दिक्कत तो बोलो। अब आते हैं उच्चारण के आधार पे। किसके आधार पे? उच्चारण के। नहीं, ध्वनि जब उच्चारण करते हैं तो उसमें झंझनाहट आता है। अब कौन कौन ऐसा ऐसा शब्द है, कौन कौन ऐसा ऐसा जो उच्चारण करने में झंझनाहट वाला फील आए? ठीक है ना? तो उसमें कौन कौन है उसके आधार पे। तो उसको में भी यही याद रखना है। ठीक है ना? अल्प प्राण के जगह खाली का नाम दे दो, घोष प्राण, और कहते हैं अघोष प्राण। घोष प्राण, अघोष प्राण, घोष प्राण, अघोष प्राण। जिसमें ज़्यादा झंझनाहट, जिसमें ज़्यादा झंझनाहट, जिसमें ज़्यादा झंझनाहट उसको घोष प्राण कहेंगे। कौन कर कहेंगे? घोष वर्ण, घोष वर्ण कहेंगे। और जिसमें कम झंझनाहट उसको क्या कहेंगे? अघोष। क्या कहेंगे? अघोष। यही चीज़ होता है, यही चीज़ होता है। जैसे क बोल रहे हैं, लेकिन बोलिए ख, ख बोलिए, यहाँ पे रख के देखिए, ख बोलिए तो इसमें ज़्यादा झंझनाहट। देखिए क बोलिएगा, क में ज़्यादा झंझनाहट निकलेगा। क, ठीक है ना? क बोलिएगा ज़्यादा झंझनाहट, इसको क्या बोलेंगे? घोष वर्ण। कौन वर्ण? घोष वर्ण। और जिसमें कम झंझनाहट हो उसको क्या बोलेंगे? अघोष वर्ण। कौन क्या बोलेंगे? अघोष वर्ण बोलेंगे। ठीक है ना? अघोष वर्ण बोलेंगे। ये बात क्लियर है? वही चीज़ सेम टू सेम यही है, उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे बात समझ में आया? ध्वनि में झंझनाहट ना के बराबर हो, ध्वनि में झंझनाहट ना के बराबर हो, किस में आ जाएगा? अघोष वर्ण में आ जाएगा। ध्वनि में झंझनाहट ना के बराबर हो, किस में आ जाएगा? अघोष वर्ण में। और ध्वनि में झंझनाहट ज़्यादा हो तो किस में आ जाएगा? घोष वर्ण में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? घोष वर्ण में आ जाएगा। बात क्लियर? अब ये वाला बतिया समझ में आया? याद रहेगा ये वाला, याद रखिएगा। सीधा प्रश्न पूछेगा कि कौन अघोष वर्ण का, कौन घोष वर्ण का है। और घोष और घोष वर्ण, लेकिन घोष और घोष को चिन्ह दे दिया है कि नहीं? बात समझ में आ गया ना? उच्चारण के आधार पर इसको डिवीजन किया गया है। आ रहा, नींद आ रहा है जी? हैं? चलिए ठीक है। अब एक प्रश्न पूछता है कि हम लोग बोलते हैं तो आवाज़ निकलता है, कहाँ से निकलता है? जरूरी है सब कंठे से निकलता है? मुंह से निकलता है, मुंह से निकलता है ना? चचे जा कहाँ से निकलता है? टटडा कहाँ से निकलता है? और भी है कुछ ऐसे शब्द कहाँ कहाँ से निकलता है, उसको याद करें। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। एक कविता याद करते हैं पहले, इसको इरेज करें ना, इधर में डालते हैं। ये वाला सीखा जी? हाँ। समझ में आ रहा है ना? बिहार पुलिस में रिजल्ट नहीं होगा, कैसे तो नहीं होगा रिजल्ट। पिछले बार थे प्यार मोहब्बत में पड़ल सा, पिछले बार दुनिया अलग था जी, रंगीन दुनिया में थे पिछले बार। क्या जिंदगी एकदम जी रहे हैं ना। अब आ गए हैं जिसमें कोई स्वाद नहीं है ना, जिसमें कोई रंग नहीं है। अब लाल यही रियल वाला ज़िंदगी। अब अच्छा भी लग रहा है जिए में, दम मज़े वाला ज़िंदगी है ना। लेकिन डिस्टर्ब करे वाला कमी नहीं है, बॉडी डिस्टर्ब सब करता है।
ठीक है, चलिए देखिए। अरे मत को, हमारा मोबाइल देखेगा तब ना, तो नहीं पागल हो जाएगा। चलिए आइए, बोलते कहाँ से उसको देखते हैं। ठीक है, तो नहीं खाली छूट मिलना चाहिए, फिर तो मज़ा लेने के लिए रेडी है ये है। चलिए देखिए, आइए आ याद करते हैं। कैसे याद करना है? आ कैसे याद करें? आ कु हा विसर्ग, आ कु हा विसर्ग नहीं, हा नहीं, हाँ हाँ, आ कु हा विसर्ग कंठराम, आ कु हा विसर्ग कंठराम, आ कु हा विसर्ग, आ कु हा विसर्ग कंठराम। और ई ची या, ई ची यानी ची मतलब चा, ई चा या ई चा या, अरे याद करो, ई चा या ई चा या, सभी तालू राम। कौन राम? तालू राम। कौन राम? तालू राम। अब समझिए दूगों की याद करते हैं। कैसे कि आ वाला जितना आएगा, आ और आ वाला काची से बोलेंगे? कंठ से। का वर्ग के जितना आएगा कोची से बोलेंगे? कंठ से। हा वाला आएगा काची से बोलेंगे? और विसर्ग जो आएगा काची से बोलेंगे? कंठ से। बात समझ में आया? उसी प्रकार से ई वाला आए, चाहे छोटकी आए चाहे बड़की ई आए, चा वर्ग के आए, सब कोची से बोलेंगे? तालू से। या आए काची से बोलेंगे? तलब्बी से आए कोची से बोलेंगे? तालू से। कोची से बोलेंगे? तालू से बोलेंगे। कोई दिक्कत? बोलो। अब आइए, री टा, री टा, री टा रब, री टा रब, री टा रब पुकारो मुर्द जोड़, मुर्द जोड़। ना वो ना है, मुद्र दो। मुद्र क्या होता है, उसको क्या कहते हैं जी? वो एक तो आवाज निकलता है। री कहाँ से निकलता है? री मुर्दा, मुर्दा, हाँ मुर्दा। मुर्दा समझते हैं ना? मुर्दा समझते हैं ना? किसको कहते हैं? है ना, उसी को क्या कहते हैं? मुर्दा कहते हैं। समझिए, तो री वाले में, री वाले में, री को कहाँ से बोलते हैं? री। देखिए री सट रहा है ना, री। फिर आता है कौन वर्ग? टा वर्ग। कौन वर्ग? टा वर्ग। तो टा वर्ग सब कहाँ से बोल रहे हैं? मूर्धा से। र भी कहाँ से बोल रहे हैं? मूर्धा से। र भी कहाँ से बोल रहे हैं? मूर्धा से। र भी कहाँ से बोल रहे हैं? मूर्धा से। र भी कहाँ से बोल रहे हैं? मूर्धा से। मूर्धा से बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं? मूर्धा से बोल रहे हैं। ठीक है ना? अब आइए आगे। इसके बाद लित रस। कौन रस? लित रस। लित लस, लित लस, लित लस से जानो दंत जी, लित लस से जानो दंत जी, लित लस से जानो, लित लस से जानो दंत जी। कौन जी? दंत जी। लित लस से जानो दंत जी, यानी ली, री वाला ली हो गया, है ना? ता वाला ई कौन हो गया? ता वर्ग। ता वर्ग किससे बोलना है? दंत से बोलना है। किससे बोलना है? दंत से। ला भी किससे बोलना है? दंत से। सा भी किससे बोलना है? दंत से। देखिए बोल के, त आता दतिया सटता है ना? ला देखिए दतिया सटता है, सद से देखिए दतिया सटता है। ठीक है ना? इसके बाद आइए अगला, उप आते ओष्ठ से। उप आते हैं ओष्ठ से। उप आते हैं ओष्ठ से। ओष्ठ माने ओठ, ओष्ठ माने ओठ, ओष्ठ माने ओठ। ठीक है ना? अब ओष्ठ माने दो गो चीज होता है, दंत प्लस ओठ, दंत प्लस ओठ, दंत प्लस ओठ। नहीं बा सिर्फ होता है, सॉरी ये तो ठीक है। ई ओष्ठ सिर्फ किससे? ओष्ठ, यानी ऊ और ऊ और ऊ। यहाँ ध्यान दो, ऊ और ऊ क्या चीज से बोलना है? ओ से। पा वर्ग के क्या चीज से उच्चारण होगा? ओठ से। पा वर्ग किससे उच्चारण होगा? ओठ से। ओठ से होगा। लेकिन केवल ब, केवल व, केवल ब, केवल ब दंत ओठ से, दंत ओष्ठ से, यानी दंतवो लगेगा और ओठवो लगेगा। व के उच्चारण करने में दांत भी लगेगा और ओठ भी लगेगा, दांत भी लगेगा और ओठ भी लगेगा, दांत भी लगेगा और ओठ भी लगेगा। ए और ए और ए कहे कंठ तालु। ए और ए कहे कंठ तालु। देखिए ए बोलिएगा तो ऊपर सटेगा, ए बोलिएगा, ए बोलिएगा तो ऊपर सटेगा। तो ए और ए कहे कंठ तालु। ए कहे
कंठ तालु, ए आई कहे कंठ तालु, ए आई कहे कंठ तालु। और ओ अ जीभिया से बोलते हैं कोस्टम जिसको कहते हैं, बीचे से बोलता है तो ओ, है ना, जीभ का प्रयोग होता है ओ, है ना, ओ, है ना, उसको कोस्टम कहते हैं। ओ जिसको कोस्टम का यूज करते हैं, किसको, यानी कंठ का भी यूज होता है ओ जिसमें किसका यूज होता है, कोस्टम का, यानी कंठ का भी यूज होता है और जीभा का भी यूज होता है, जीभा का भी यूज होता है। तो इस तरीके से याद रखना। बाकी तुम लोग का है कि आ कहाँ से बोलता है, कंठ से। क वर्ग कहाँ से, कंठ से। ई च या स कहाँ से, तालु से। ई वर्ग के बड़की मतलब च वर्ग वाला कहाँ से, तालु से। ट वर्ग वाला मुर्दा से, ट वर्ग वाला मुर्दा से। त वर्ग वाला दंत से, त वर्ग वाला दंत से। प वर्ग वाला ओठ से। व केवल कहाँ से, दंत ओठ से, दंत और ओठ से। व केवल कहाँ से, दंत और ओठ से। ए और ए कहाँ से, कंठ और तालु से। ए और ए कहाँ से, कंठ तालु से। और ओ और ओ कहाँ से, कोष्टम से, कंठोष्टम से। कंठोष्टम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कंठोष्टम। कंठोष्टम, कंठोष यानी कंठ प्लस ओष्ठ, 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 कंठ प्लस ओष्ठ। यहाँ से बोलते हैं। ये सबका उच्चारण तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। उच्चारण वाला खास करके आता है कि कहाँ कहाँ से कौन शब्द निकलता है। तब याद हुआ कि क वर्ग कहाँ से, कंठ से। च वर्ग कहाँ से, ट वर्ग कहाँ से, मुर्दा से। त वर्ग कहाँ से, दंत से। प वर्ग कहाँ से, ओठ से। व केवल कहाँ से, दंत। ए और ए कहाँ से, कंठ तालु से। ओ और ओ कहाँ से, कंठोष्टम से। कंठोष्टम ने कंठ और ओठ से, कंठ और ओठ से। बस समझ में आया। तो यही था, कुछ प्रश्न पूछेगा, बाकी हिंदी में कल करेंगे व्याकरण वाला पोर्शन। ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक है। चलो पढ़ना, इसको नोट्स बना लेना। 1 नंबर एकदम फिक्स है, सेट में आता है कि नहीं।